हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, वी मस्ट नो व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आखिर है क्या? नेशनलिज्म की बात करें बच्चों, तो नेशनलिज्म एक फीलिंग है, अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए प्राउड। एक ऐसी फीलिंग जिसमें पेट्रियोटिज्म होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें लव होता है, एक ऐसी फीलिंग जिसमें प्राइड होता है। किसके लिए? अपने देश के लिए। और जब ये नेशनलिज्म फैला, जब ये नेशनलिज्म हमारे माइंड में आया, तब देश के अंदर हमारे बहुत सारे चेंजेस आए। इकोनॉमिक चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए। और क्या क्या हुआ इस नेशनलिज्म के कारण, वो जानते हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं छोटे से सफ़र पर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहला जो सब टॉपिक हमारा है वो है वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गया। सॉरी, कैसे बन गया वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट कैसे बन गया? क्या नेशनलिज्म की फीलिंग जब हिंदुस्तान के लोगों में फैली तो वो एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गई। तो हम अब यही देखने जा रहे हैं कि वो कैसे बनी। तो द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट रेज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग इंडियन। जो स्ट्रगल लोगों ने की वो इकट्ठे की, किसके खिलाफ? कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ। और कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब इकट्ठे सब ने मिलकर स्ट्रगल की तो उन सब में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और ये फीलिंग एक स्ट्रगल बन गई। किसके खिलाफ? कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ। और क्या हुआ? इनजस्टिस हो रही थी लोगों के साथ, सबके साथ। तो जब सब लोग इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हुए, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, तो ये स्ट्रगल नेशनलिज्म की फीलिंग बन गई। और यही नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बन गई। और क्या हुआ? लोगों के अंदर एक फीलिंग आई, सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड, कि हम सबको दबाया जा रहा है। और जब सब लोगों को ये फील हुआ कि यस वी आर बीइंग सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर, इनजस्टिस हो रही है हमारे साथ, तो जब सब लोगों की ये फीलिंग हुई तब नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और इस फीलिंग ने सब लोगों को साहस दिया ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ा होने के लिए। और एक आंदोलन चला पूरे इंडिया में। और क्या हुआ उस आंदोलन में? सबको एक शेयर बॉन्ड की फीलिंग आई कि हाँ, हम सब इकट्ठे हैं और हम सब इकट्ठे लोगों ने मिलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ स्ट्रगल करनी है। क्या करनी है? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्ट्रगल करनी है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प की। कैसे हेल्प की? कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट का युद्ध के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। और इस खर्चे को कंपनसेट करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? इस खर्चे को कंपनसेट करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी गई, ताकि युद्ध के ऊपर जो खर्चा हुआ है लाखों करोड़ों डॉलर्स का, उसको कंपेंसेट किया जाए। लेकिन इंडियन लोग इस हालत में नहीं थे कि वो उस खर्चे को दे सकें, तो वो बहुत गुस्सा हुए। फोर्स रिक्रूटमेंट भी की गई रूरल एरियाज़। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना, क्योंकि सोल्जर्स की सप्लाई करनी थी ब्रिटिश आर्मी को। तो रूरल एरियाज़ में यंग लोगों को ज़बरदस्ती सेना में शामिल किया गया ताकि उनको भेजा जा सके युद्ध के लिए। लेकिन इससे लोग भड़क गए और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और क्या हुआ? एक बहुत बड़ी बात हुई 1918 टू 90 में और 1920 टू 21 में। क्रॉप्स वर फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड। इंडिया के अंदर भी फूड की शॉर्टेज हो गई, लोगों के पास फूड नहीं था। और ऐसे टाइम में उनको सप्रेस किया गया, ऐसे टाइम में उनके ऊपर टैक्स लगा दिए गए, जिससे लोगों में गुस्सा फैलना तो स्वाभाविक ही था। और क्या हुआ? 1921 में दोस्तों एक बहुत बड़ी महामारी फैली, इंडिया के अंदर भी और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी फैली। इंडियाज़ के अंदर लाखों लोग इस महामारी से मर गए।
इस फैमीन से मर गए, अकाल पड़ा, महामारी फैली और लाखों लोग मर गए, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने टैक्स लगाए, उन्होंने लोगों से पैसे वसूले, किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स लिया गया। इससे लोगों में बहुत गुस्सा आया और लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए सब के सब और युद्ध छेड़ दिया एक तरह से कि हमारी डिमांड्स पूरी करो, हमारे टैक्स कम करो, वी आर नॉट एबल टू गिव दीज टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ऐसे टाइम में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत तेज़ी से नेशनलिज्म इंडियन लोगों में फैल रहा था, उस समय एक ऐसा आइडिया इंडियन लोगों को दिया गया, एक ऐसे इंसान के द्वारा जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हाँ जी, उनका नाम है महात्मा गांधी। और क्या आइडिया उन्होंने दिया? उन्होंने आइडिया दिया सत्याग्रह का, सत्य के साथ आग्रह करना। और इस आइडिया ने पूरे के पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांध दिया और उनके अंदर एक फीलिंग पैदा की और उस फीलिंग का नाम था नेशनलिज्म। तो आइए जानते हैं सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह है क्या। इट इज़ एक्चुअली द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू अटेन फ्रीडम। फ्रीडम पाने के लिए और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए इट इज़ अ पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया विदाउट बीइंग एग्रेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हमने एग्रेसिव नहीं होना, हमने ट्रुथ के रास्ते पे चलना है, हमने एग्रेशन के खिलाफ धरना देना है, लेकिन नॉन वायलेंस की तर्ज पर चलते हुए, नॉन वायलेंस के पाथ पर चलते हुए। और ये किसके खिलाफ था? ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। और गांधी जी ने ये आइडिया सत्याग्रह दिया, कब दिया? व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और वो कब आए इंडिया? 1915 में। कब आए? 1915। और 1915 में आने के बाद 1916 में उनका पहला सत्याग्रह हुआ। ये 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी जी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह? तो हिज फर्स्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन चंपारण, बिहार। और यहाँ पे ये सत्याग्रह चलाया उन्होंने किसानों के समर्थन में। किसके समर्थन में? किसानों के समर्थन में। उनका ये प्रयोग बड़ा सफल रहा, लोगों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने और नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई उनमें। और दूसरा सत्याग्रह उन्होंने चलाया 1917 में। कब चलाया? 1917 में। और ये सत्याग्रह खेड़ा के अंदर, जो कि गुजरात में है, चलाया गया। और ये सत्याग्रह भी उन्होंने पेजेंट्स की हेल्प के लिए चलाया। हजारों लाखों पेजेंट्स को उन्होंने इकट्ठा कर दिया ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। और क्या हुआ? 1918 में भी सत्याग्रह के हेल्प से उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। कॉटन मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद गुजरात के, उनके समर्थन में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से इस आंदोलन से हिल गया। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश एम्पायर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी वो कर सकते थे लोगों को दबाने के लिए, जो कुछ भी वो कर सकते थे लोगों को सप्रेस करने के लिए, इनजस्टिस के लिए, अत्याचार करने के लिए, वो सब उन्होंने किया। और ऐसे टाइम पे दोस्तों, जब इंडिया के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग फैल गई थी, ऐसे टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी कि सब लोग जुड़ गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, धरने हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का सिद्धांत दे दिया लोगों को, जिसने लोगों में एक नया साहस भर दिया। तो अब ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि समथिंग शुड बी डन अगेंस्ट द इंडियन पीपल। उन्होंने एक ऐसा काला कानून पास किया, हाँ काला कानून, इसको ब्लैक कानून, इसको काला कानून या ब्लैक लॉ भी बोलते हैं। और क्या था ये था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में पास किया गया, 1919 में पास किया गया। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। और ये एक्ट क्या था? इस एक्ट की खासियत ये थी, इट हैड द पावर टू रिप्रेस एनी पॉलिटिकल लीडर, पुट दैम इन जेल फॉर 2 years, और नो अपील, नो दलील, नो वकील, किसी को भी पकड़ो 2 साल के लिए जेल में डाल दो, कोई कारण नहीं। विदाउट एनी रीज़न द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड पुट एनी पर्सन बिहाइंड द बार फॉर 2 years, नो अपील, नो दलील, नो वकील। और लोगों ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन किए। नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया गया पूरे इंडिया में। रैलीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया, जगह जगह पे स्ट्राइक्स की गई, दुकानों को बंद किया गया। 10 अप्रैल को क्या हुआ? पुलिस ने पब्लिक
के अंदर फायरिंग कर दी। कहाँ पर? अमृतसर में। एंड व्हाट हैपन देन? अटैक्स ऑन बैंक पोस्ट ऑफिसेज। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, क्योंकि अब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो ये सिचुएशंस जब चल रही थी, रेलवे स्टेशंस को भी क्लोज कर दिया गया, रेलगाड़ियों को रोका गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद वो हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड अंडर जनरल डायर। जनरल डायर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके अंडर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। और क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ अमृतसर के अंदर। आपको पता है 10 अप्रैल को फायरिंग हुई थी। तो अब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। और क्या हुआ? जनरल डायर एंटर हुआ। एक ही गेट था, एक ही गेट से निकलने का भी एक ही गेट था और एंटर करने का भी एक ही गेट था। जब हजारों लोग वहाँ पे थे तो जनरल डायर एंटर्ड एंड ही स्टार्टेड फायरिंग अपॉन द पीपल। निर्दोष लोगों की हत्या कर दी उसने, बहुत सारे। 100 ऑफ पीपल डाइड एंड इंजर्ड। स्ट्राइक, पुलिस के साथ लड़ाई, अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये सारा कुछ होने लगा। सब लोगों में बहुत गुस्सा था। गवर्नमेंट बिगन टेरराइजिंग पीपल। लोगों को दबाया गया, लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, लोगों को पीटा गया। और दोस्तों ऐसे टाइम पे जब लोगों को पीटा जा रहा था, जब मूवमेंट अपने पीक पे थी और ब्रिटिश एम्पायर इनजस्टिस पे इनजस्टिस कर रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द रॉलेट सत्याग्रह। इट वॉज लिमिटेड टू टाउन्स एंड सिटी। रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा नहीं फैला। ये इस आंदोलन की ये कमी भी थी। और क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को इसलिए भी वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक ब्रॉड मूवमेंट चलानी होगी, एक बड़ी मूवमेंट चलानी होगी, और एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा किया जा सके। क्योंकि जब दोनों इकट्ठे होंगे तब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और तब एक मौका मिला जब एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। कौन सी मूवमेंट शुरू हुई? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन। खिलाफत एक उर्दू वर्ड है। उस समय क्या हुआ दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर टर्की जो एक कंट्री था उसकी हार हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड। और ये ऑटोमन एम्पायर क्या था? ये मुस्लिम लोगों के धर्म गुरु एक तरह से माने जाते थे। रूमर्स वर देयर दैट हार्श ट्रीटी वुड बी इम्पोज्ड ऑन द खलीफा। जो मुस्लिम लोगों के लिए पूजनीय थे खलीफा, उनके खिलाफ एक हार्श ट्रीटी की जाएगी, ऐसी र्यूमर फैली, ऐसी अफवाह फैली। और पूरे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई थे उन्होंने इरादा कर लिया, उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस अन्याय के खिलाफ वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाने की कोशिश की। टू डिफेंड दिस खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। खिलाफत कमेटी कहाँ फैली? कहाँ बनाएगी खिलाफत कमेटी? बॉम्बे के अंदर। किसके द्वारा? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और महात्मा गांधी जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। इन कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने सब कांग्रेस लीडर को मना लिया कि हमने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है। तो इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड स्वराज all were together now, and गांधी जी earlier expressed this idea in his book हिंद स्वराज। और तब गांधी जी ने एक नया आंदोलन चलाने की सोची खिलाफत मूवमेंट के साथ ही, और वो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या आंदोलन था दोस्तों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो स्टूडेंट्स, खिलाफत मूवमेंट के समर्थन में महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो सफल भी हुए। तो क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सरेंडर्स ऑफ टाइटल अवार्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बायकॉट सिविल सर्विसेज, बायकॉट आर्मी पुलिस कोर्ट्स, बायकॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स एटसेट्रा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बायकॉट एवरीथिंग दैट इज फॉरेन, दैट इज ऑफ फॉरेनर्स। विदेशी जो भी है उसका बहिष्कार करो, बायकॉट करो। बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दिस मूवमेंट। वाई? बिकॉज कांग्रेस wanted to bring the changes in government policies through council of elections.
तो कांग्रेसमैन चाहते थे कि काउंसिल ऑफ इलेक्शंस की हेल्प से वो चेंजेस ला सकें। कांग्रेस वाज आल्सो स्केयर्ड ऑफ वायलेंस, उनको डर था कि हिंसा फैलेगी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। फाइनली इन दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। कब अडॉप्ट हुई? दिसंबर 1920। और स्टार्ट कब हुई? जनवरी 1921। सो इन जनवरी 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड। और क्या हुआ? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड टू गेट स्वराज। स्वराज को पाने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट कम्युनिटीज थी इंडिया में, सब ने पार्टिसिपेट किया। और क्या हुआ? एवरी सोशल ग्रुप हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज। सब ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन किसानों के लिए इस आंदोलन का मीनिंग कुछ और था, गांव वाले लोगों के लिए इसका मीनिंग कुछ और था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए इसका मीनिंग कुछ और था, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इसका मीनिंग कुछ और था, सिंपल जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए इसका मीनिंग कुछ और था, ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट में रहते थे उन्होंने इसका मीनिंग किसी और तरीके से लिया। तो ये सब हम जानेंगे आगे। टाउन्स में क्या हुआ? मिडिल क्लास रहती थी टाउन्स में, उनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या थी और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, आइए जानते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस वर ऑल्सो बायकॉटेड, एक्सेप्ट मद्रास के अंदर काउंसिल ऑफ इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया गया, बाकी जगह पे बायकॉट कर दिया गया। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी जगह थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जहां पे काउंसिल्स ऑफ इलेक्शंस को बायकॉट नहीं किया गया। तो कहाँ नहीं किया गया? मद्रास में। फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिकर। सो स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, हर एक वो चीज़ जो विदेशी थी उसका बायकॉट कर दिया गया। और रिजल्ट क्या हुआ उसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी विदेशी सामान थे उनका इंपोर्ट आधा रह गया या आधे से भी कम हो गया। कब? 1921 से 1922। तो ब्रिटिश एम्पायर की ताकत भी लगभग आधी हो गई इस कारण से। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स का उपयोग ही नहीं करेंगे, हम फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट भी नहीं करेंगे और बेचेंगे भी नहीं। और लोगों ने क्या किया? फॉरेन गुड्स को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई दोस्तों। चौक्स के ऊपर जगह जगह पे लोगों ने कपड़ों को इकट्ठा किया, उनका ढेर लगाया जो कि विदेशी कपड़े थे और आग लगा दी उनको। विदेशी कपड़ों का इस तरह से बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली मनाई गई। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल जो था वो बहुत इंक्रीज हुआ इस कारण से, क्योंकि विदेशी कपड़े लोग नहीं पहन रहे थे, इस कारण से इंडियन कपड़ों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा। और क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ कारणों से स्लो डाउन भी हो गया। क्यों स्लो डाउन हुआ? क्योंकि पुअर पीपल जो थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाए। फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट तो कर दिया, लेकिन जो इंडियन कपड़ा था जिसको खादी बोलते थे वो बहुत महंगा था गरीबों के लिए, एंड गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं था। और क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे इतने। लोगों ने रिज़ाइन तो कर दिए, स्कूल से रिज़ाइन कर, स्कूल से जॉब छोड़ दी टीचर्स ने, बच्चों ने क्विट कर दिए स्कूल एंड कॉलेजेस, बट इंडियन स्कूल्स कहाँ थे इतने, इंडियन कॉलेजेस कहाँ थे जहाँ पे वो एडमिशन लेते। तो धीरे धीरे बेचारों को वापस जाना पड़ा उन्हीं स्कूल्स के अंदर जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, उन्हीं कॉलेजेस के अंदर जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको वापस जाना पड़ा जो कि गवर्नमेंट के थे। लॉयर्स ऑल्सो हैड टू ज्वाइन देयर प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट कोर्ट, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं था। तो अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में इसका क्या इफेक्ट पड़ा? कंट्री साइड मीन्स विलेजेस, कंट्री साइड मीन्स लोकल एरियाज। तो क्या मीनिंग होता है कंट्री साइड का? लोकल एरियाज। लोकल एरियाज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या रिजल्ट हुआ उसके बारे में जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड की बात करें, विलेजेस में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से फैला और क्या हुआ। तो पेजेंट्स की अगर बात करें, पेजेंट्स ने क्या किया? पेजेंट्स मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स
हु डिमांडेड हाई रेंट एंड आस्क्ड टू डू बेगार। बेगार क्या होती है? फ्री की लेबर, उसको बोलते हैं बेगार। तो जो ताल्लुकदार थे उनका काम था किसानों से टैक्स लेना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। तो लेकिन वो अपने आप ही राजा की तरह बिहेव करते थे, किसानों को तंग करते थे, ज़्यादा टैक्स किसानों से लेते थे और उनको कहते थे कि वो उनके लिए फ्री लेबर करें। तो किसान उनसे दुखी थे और उनसे फ्रीडम पाना ही उनके लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मकसद बन गया। तो डिमांड रखी कुछ पेजेंट्स ने। वो क्या डिमांड थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हमारा एनुअल टैक्स कम किया जाए, हमें बेगार से मुक्ति मिले। और उन्होंने जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका भी बायकॉट करना शुरू कर दिया। और किस तरह से बायकॉट किया? प्रोटेस्ट उन्होंने किस तरह से किया? सर्विसेज लाइक वॉशरमैन एंड बार्बर्स वो देनी बंद कर दी। धोबी ने उनके कपड़े धोने बंद कर दिए, बार्बर्स ने उनके बाल काटने बंद कर दिए। ताल्लुकदारों के घर और मर्चेंट्स के घर जो थे उनके ऊपर अटैक कर दिया गया किसानों के द्वारा। जो बाज़ार थे जिनके ऊपर ताल्लुकदारों का कब्जा था, जिनके ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन का कब्जा था, उन बाज़ारों के ऊपर अटैक किया गया और उनको लूट लिया गया। और कंट्री साइड विलेजेस की बात करें तो ट्राइबल पीपल इस आंदोलन को किस ढंग से लेते थे वो भी देखते हैं। ट्राइबल पीपल गुडेम हिल्स के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया। और क्या हुआ? दे कुड नॉट ग्रेज देयर कैटल। कौन? ट्राइबल पीपल अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए वहाँ लेकर नहीं जा पाते थे अब। और कलेक्ट देयर फ्यूल वुड, अपना फ्यूल वुड भी कलेक्ट नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी जो जीविका थी, जो डेली के थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, वो भी आने रुक गए। और अब उन्होंने क्या फील किया? दे फेल्ट दैट इट वाज देयर राइट टू एंटर फॉरेस्ट। वो कहते थे फॉरेस्ट तो हमारी जन्मदाता है, यहाँ तो हमने जन्म लिया है, यहाँ आने से तुम कैसे रोक सकते हो? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था ना, ब्लैंडोंग डाइंस्टाइन सिस्टम। कुछ इस तरह से यहाँ पे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू डू बेगार टू बिल्ड रोड। जो ट्राइबल पीपल थे उनसे फ्री लेबर ली जाती थी रोड्स को बनाने के लिए। और एज ए रिजल्ट गोरिल्ला वाज स्टार्टेड अंडर एल्लूरी सीतारमन राजू। ये कौन थे एल्लूरी सीताराम राजू? इसके बारे में भी आगे जानेंगे। ही क्लेम दैट ही हैड स्पेशल पावर्स टू मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। उसने विलेज को लोगों को कहा कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं जो कि मुझे भगवान ने दी हैं। और विलेज के लोग उसकी बातों में आ भी गए। सो स्टूडेंट्स, ये जो एल्लूरी सीतारमन राजू था, ये महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर्स था। और महात्मा गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद ही इसने लोगों को कहा कि आप खादी पहनो और ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करो, ड्रिंकिंग का, शराब पीने का बायकॉट करो। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी कि वो नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं कर पाया। वो चाहता था कि फोर्स का इस्तेमाल हो, ताकत का इस्तेमाल हो नॉन वायलेंस की जगह पे। उसने गुरिल्ला मूवमेंट को चलाया और बहुत सारी ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर उसने अटैक करवाया गुरिल्ला मूवमेंट के जरिए। रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इन 1924 क्या हुआ? सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और उसको फोक हीरो बना दिया गया इंडियन लोगों के द्वारा। जब तक वो अरेस्ट हुआ तब तक वो फोक हीरो बन चुका था। अब बात करते हैं दोस्तों प्लांटेशन वर्कर्स की। तो प्लांटेशन वर्कर के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग क्या था? अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 का जो इमिग्रेशन एक्ट था प्लांटेशन वर्कर के लिए, वो क्या कहता था? वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन्स प्लांटेशंस विदाउट परमिशन। प्लांटेशन वर्कर्स एक तरह से क्या करते थे? वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। दे इंटरप्रेटेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन देयर ओन वे। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया। थाउजेंड ऑफ वर्कर्स जो थे उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनमें ये खबर फैल गई कि महात्मा गांधी जी ने कहा है नाउ प्लांटेशन वर्कर्स आर फ्री। तो क्या हुआ उसके बाद? थाउजेंड ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स ने अपना काम छोड़ दिया। उन्होंने बंधुआ मजदूर बनना स्वीकार अब करना छोड़ दिया और अपने अपने घरों के लिए चल पड़े। उनको लगा कि गांधी राज आ गया है, अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन उनके लेकिन नहीं आए थे। एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, ये भी उनका मानना था। उनके मन में ये था कि अब हर एक पर्सन को उसके गांव में एक ज़मीन दी जाएगी। इसीलिए उन्होंने प्लांटेशन वर्किंग जो थी
छोड़ दी, बट दे कुड नॉट रीच देयर होम। क्यों? क्योंकि रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह से मारा। और उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया गया, तो उसके कुछ रीजंस थे, उसके बारे में जानते हैं। वो क्या रीजंस थे? एक रीजन तो था कि एज द मूवमेंट वाज बिकमिंग वायलेंट एट मैनी प्लेसेस। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस क्यों ले ली थी, तो इसके मेन सबसे बड़ा रीज़न तो था, वो था वायलेंस। हम जानते हैं कि 1922 में चोरी चौरा में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और वहाँ पे लगभग 20 से 22 पुलिस वाले थे, उनको ज़िंदा जला दिया। उससे पहले पुलिस वालों ने उन पे अटैक किया था, फायरिंग की थी, जिससे लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। तब महात्मा गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेसेस थे दोस्तों, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वायलेंट हो रही थी, जहाँ पर हिंसा फैल रही थी। और महात्मा गांधी जी ने ये इसलिए भी वापस ले लिया क्योंकि उनको लगा कि आगे से कोई भी मास स्ट्रगल शुरू करने से पहले लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली ट्रेन दे शुड बी, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। इसके अलावा कुछ कांग्रेस लीडर भी ऐसे थे जो इस मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन सो दैट दे कैन अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड आर्ग्यू फॉर द रिफॉर्म्स। उनको लगा कि वो इलेक्शन जीत कर रिफॉर्म्स लाएं बजाय किसी आंदोलन के। तो ऐसे में चित्तरंजन दास जो थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था उसका? स्वराज पार्टी। और ऐसे टाइम पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे वर इंटरेस्टेड मोर इन मास स्ट्रगल। इसलिए इन कारणों से महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो वापस ली। तो अब क्वेश्चन उठता है, वो कौन से दो फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दी? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो थी वो पहली घटना थी। इकोनॉमिक डिप्रेशन मीन्स 1930 में 1920 टू 1930 एक ऐसा टाइम आया जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के पास पैसे की कमी आ गई, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पे दे सकें। तो इस तरह से इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में फैला और इंडिया के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो बिगेन टू फॉल हो गए। धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो थे उनके प्राइसेस धीरे धीरे कम होने लगे। एक्सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जो गुड्स का एक्सपोर्ट हम दूसरे कंट्रीज़ को कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगा। पेजेंट्स जो थे उनको ये बहुत मुश्किल लगा कि वो फसलें उगाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, पेजेंट्स को भी ये बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि वो क्रॉप्स को उगाएं, फिर उसको बेचें और फिर एनुअल टैक्स दें। ऐसे टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन इंडिया में भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन, और इसके हेड थे जॉन साइमन। एस फॉर साइमन एंड एस फॉर 7। इसके 7 मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, बट नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज देयर। सो इंडियन पीपल डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट। व्हाई? बिकॉज इंडिया के बारे में उन्होंने डिसीजन लेना है, कम से कम 1 या 2 इंडियन मेंबर तो उसमें होने चाहिए थे। तो उन्होंने इसका बॉयकॉट किया। और 1928 में जब ये इंडिया आया दोस्तों, तो ऑल द पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए और कहा गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद लॉर्ड इरविन जो थे उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना। बट कांग्रेस लीडर्स ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे और उन्होंने डिमांड किया। क्या डिमांड किया? पूर्ण स्वराज, कि हमें पूरी आज़ादी दो। और ये जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो पास किया गया लाहौर सेशन में। कहाँ पास किया गया? लाहौर
सेशन में 1929 में। इसीलिए 20 जन 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 20 जन 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हुई, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी इंडियन लोगों को पैसिफाई करने के लिए, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी हुए। क्यों? क्योंकि लॉर्ड इरविन रिफ्यूज्ड गांधी जी 11 डिमांड्स ऑन 31 जन 1930। गांधी जी ने 11 डिमांड्स भेजी थी इनको, लॉर्ड इरविन को, जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। और उन 11 डिमांड्स को रिफ्यूज़ होने के कारण गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन चलाने की जो थी डिसीजन ले ली। उनकी डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को ख़त्म किया जाए, एनुअल रेवेन्यू जो देते हैं लोग उसको कम किया जाए। उन्होंने लास्ट अल्टीमेटम भी दिया इरविन को, लेकिन इरविन ने उनका लास्ट अल्टीमेटम भी रिफ्यूज़ कर दिया। सो व्हाट हैपेंड ऑन 11 मार्च 1930, गांधी जी selected salt as salt was something consumed by both poor and rich. So students, जब गांधी जी की सभी डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया गया, इवन लास्ट अल्टीमेटम को भी रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया और उन्होंने सॉल्ट को चुना। सॉल्ट को क्यों चुना, नमक को क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब भी यूज़ कर रहे थे और अमीर भी यूज़ कर रहे थे, सभी के द्वारा इस चीज़ को यूज़ किया जाता था, इसलिए उन्होंने नमक को चुना और अपने आंदोलन का नाम भी दिया नमक आंदोलन, सॉल्ट मूवमेंट, यहाँ इसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन। नमक को बनाने की जो मोनोपोली थी, नमक को बनाने का जो एकाधिकार था, वो सिर्फ सरकार के पास था और महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया कि हमारा देश, हमारा नमक और हम भी ना बना सकें, दैट इज़ नॉट फेयर। और उन्होंने आंदोलन किया कि अब हम ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे और इसीलिए इस आंदोलन का नाम दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि वो डिसअबे कर रहे थे हर एक कानून को। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने दोस्तों 6 अप्रैल को डांडी मार्च शुरू किया, डांडी मार्च विद 78 वॉलंटियर्स, और इसकी कुल दूरी थी 390 किलोमीटर्स। कब स्टार्ट किया गया? 6 अप्रैल को, साबरमती से डांडी, ये पूरी यात्रा थी। और इसका मकसद था कानून को तोड़ना और नमक को बनाना। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने जैसे ही सॉल्ट को अपने हाथ से उठाया, समुद्र पर जाकर नमक को बनाया, थोड़े पानी को बॉयल किया, उससे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिसाइड नॉन कोऑपरेशन कॉलोनियल लॉज वर आल्सो ब्रोकन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कोऑपरेट नहीं किया गया, लेकिन कानून को नहीं तोड़ा गया। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में दोस्तों कानून को तोड़ा गया। किसको तोड़ा गया? कानून को तोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद thousands of people broke salt law in different parts of India. Foreign clothes were boycotted. Liquor shops were picketed. लिक्कर शॉप के सामने धरना दिया गया और किसानों ने अपना टैक्स देने से मना कर दिया। फॉरेस्ट पीपल ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया। ट्राइबल पीपल ने कानून तोड़ना शुरू कर दिया। वही स्टूडेंट्स ने स्कूल जाकर कानून तोड़ने शुरू किए। वकीलों ने अदालतों में कानून तोड़ने शुरू किए। और they started going to reserve forest and collected fuel wood and grazed cattle. कौन? ट्राइबल पीपल। और इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ दोस्तों? सो डियर स्टूडेंट्स, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपने पीक पे था तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हुआ? कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग ब्रूटैलिटी। बहुत ही क्रूएलिटी दिखानी शुरू कर दी उन्होंने। मैनी कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। लोगों ने क्या किया? लोगों ने पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या किया?
जो पीसफुल क्राउडेड लोग थे उन पे अटैक कर दिया। इवन छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया। और क्या हुआ, ऐसे टाइम पे जब बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा था, उनके ऊपर अत्याचार गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा था, तो वायलेंस होने के कारण गांधी जी ने फिर डिसाइड किया दैट मूवमेंट शुड बी टेकन बैक एंड ही डिसाइडेड टू विड्रॉ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद घटनाक्रम चलता रहा और गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी जी और इरविन का एक समझौता हुआ। कब? 5 मार्च 1931 को। क्या हुआ? गांधी जी हैड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन गांधी जी डिमांड टू रिलीज प्रिजनर्स वाज रिफ्यूज्ड। गांधी जी की डिमांड को तो फिर भी नहीं माना उन्होंने। ही केम फ्रॉम लंदन डिसअपॉइंटेड। फिर वो निराश होकर लंदन से वापस आ गए और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब मैं आंदोलन दोबारा चलाऊंगा। उन्होंने आंदोलन दोबारा चलाने की कोशिश की 1934 में। और तब क्या हुआ? स्टूडेंट्स, गांधी जी ने इस मूवमेंट को दोबारा चलाने का डिसीजन लिया, लेकिन इस डिसीजन में उनको कामयाबी नहीं मिली। धीरे धीरे ये मूवमेंट जो थी अपना मोमेंटम भी खोती गई और अपनी इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे कम होती गई इसकी। तो अब देखते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए इस मूवमेंट का मीनिंग क्या था। अगर रिच पेजेंट्स की बात करें, लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ यूपी, दे वर हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। उनको प्राइसेस में जो फॉल आए, जो गिरावट आई, उसका रिच पेजेंट पे बहुत फ़र्क पड़ा। देयर इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दें। दे बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ CDM एंड पार्टिसिपेटेड इन बायकॉट प्रोग्राम। वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सपोर्टर बने, बायकॉट प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर देम फाइट फॉर स्वराज वाज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। उनके लिए क्या मतलब था इसका? उनके लिए इसका मीनिंग था कि उनको हाई रेवेन्यू से मुक्ति मिले। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड बाय। स्टूडेंट्स, रिच पेजेंट्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया तो उनको बहुत निराशा हुई, उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में सेकंड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। कुछ ऐसा ही पुअर पेजेंट्स के साथ भी हुआ। तो आइए देखते हैं पुअर पेजेंट्स को क्या हुआ, उन्होंने कैसे महसूस किया, कैसे एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। तो स्मॉल फार्मर्स को डिफ़िकल्ट लगता था अपना रेवेन्यू देना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एनुअल टैक्स लगा दिया गया एंड दे वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू पे। और वो रिलीफ के लिए उन्होंने डिमांड की कि हमें इस चीज़ से रिलीफ दो, हमारे ऊपर जो इतने टैक्स लगाए गए हैं उनसे हमें मुक्त करो। लेकिन उनकी डिमांड को लैंडलॉर्ड के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया गया, इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इवन जो लैंडलॉर्ड ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ भी किया था, उनकी डिमांड कांग्रेसमैन के द्वारा सपोर्ट की गई। उन्होंने पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट नहीं किया बल्कि लैंडलॉर्ड को ही सपोर्ट किया। इसके बाद दोस्तों आता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी उस समय इंडिया के अंदर, क्योंकि जितनी भी नेशनलिज्म की एक्टिविटीज़ चल रही थी दे वर सपोर्टेड बाय फाइनेंशियली मिडिल क्लास। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने बिजनेस क्लास ने, जो कि मिडिल क्लास भी थी, इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, बड़ा बेनिफिट कमाया था। लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो उनके अगेंस्ट थी। सो दे वर डिमांडिंग डिक्रीज इन द रेवेन्यू, दे वर डिमांडिंग सच पॉलिसीज विच कुड सपोर्ट दैम। ये कौन डिमांड कर रहा था? बिजनेस क्लास। और दे वर ऑल्सो वांटिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए। कौन कौन से ग्रुप्स बनाए? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाई 1927 में। उसके बाद क्या हुआ, दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पैसा बहुत दिया उन्होंने। जब आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने जो वर्कर्स थे, जो वॉलंटियर्स थे, उनको बहुत पैसा दिया। किसने? इन बिजनेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इस बिजनेस क्लास ने
बहुत हेल्प की थी पैसे से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। इवन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फॉरेन गुड्स को परचेज करना, फॉरेन गुड्स को बेचना। उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? उनके लिए स्वराज का मीनिंग था कि बिजनेस के ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जितनी भी पाबंदियां लगी हुई हैं, वो हट जाएं, ऐसा उनका विश्वास था और ऐसी उनकी डिमांड भी थी। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की पार्टिसिपेशन देखें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, तो पता चलता है कि दे डिड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लार्ज नंबर के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ एक नागपुर रीजन ऐसा था जहाँ पे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और इवन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की, और उनका अपना मूवमेंट था। उनका अपना मूवमेंट था लोअर वेजेस के खिलाफ, उनका अपना मूवमेंट था अपनी पुअर वर्किंग कंडीशंस को लेकर। सो दे हैड देयर ओन मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को नाराज नहीं करना चाहती थी। और स्टूडेंट्स, अगर हम पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन की बात करें तो हमें पता चलता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वीमेन ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, बहुत लार्ज नंबर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। इवन बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई महात्मा गांधी जी के साथ। जब उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया तो उन्होंने कानून उनके साथ तोड़ा और जेल गई, और उनके लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन का मतलब था सर्विस टू नेशन। और वीमेन के बाद, इंडस्ट्रियल वर्कर के बाद, प्लांटेशन वर्कर्स के बाद, कंट्री साइड के लोगों के बाद, अब बात करते हैं कमियों की। अभी तक हमने खूबियों की बात की, अब बात करते हैं शॉर्टकमिंग्स की, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। किसकी लिमिटेशंस की? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी दोस्तों, बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण ये पूरी तरह से सफल नहीं हो सका मूवमेंट। वो क्या थी? सबसे पहला तो था कि सभी सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी थी कि दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी उनको इग्नोर किया गया, इसलिए भी ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि कंजर्वेटिव हिंदू क्लास कहीं उनसे नाराज़ ना हो जाए। इसके अलावा जो कांग्रेस थी, फ्रॉम मिड 1920 कांग्रेस वाज मोस्ट विजिबल एज हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी। कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी के नाम पे फेमस हो गई उस टाइम। तो बहुत सारे जो लोग थे, मुस्लिम जो लोग थे, उन्होंने कांग्रेस से भी किनारा करना शुरू कर दिया। इस कारण से भी यह आंदोलन जो था इतना कामयाब नहीं हुआ। कुछ कमियां इसकी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे टाइम पे क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट, हमें मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो। और इस कारण से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो धीरे धीरे वीक होता गया। क्या होता गया? वीक होता गया। और लिमिटेशंस की बात करें और कमियों की अगर बात करें तो ऐसे टाइम पे जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलने लगा था, उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग की 1920 में स्थापना हो गई थी। इसने भी यूनाइटेड स्ट्रगल जो इसके बाद चली उसको एक बहुत बड़ा झटका दिया। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन लार्ज। सो स्टूडेंट्स, अर्लियर हमने ड्रॉबैक्स की बात की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, और हमने लास्ट ड्रॉबैक पढ़ी, लास्ट शॉर्टकमिंग्स या कमी पढ़ी कि सबसे बड़ी कमी यही थी कि वर्किंग क्लास जो थी उसने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ नागपुर रीजन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बाकी जगह पे इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं मिली। और भी कुछ कारण हमने पढ़े जिसके कारण से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो इतनी सक्सेस उसको नहीं मिली। कुछ कमियां थी जिसके कारण सक्सेस नहीं मिली। और अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पूना पैक्ट, विच वाज साइंड इन 1932 बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या था पूना पैक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज नॉमिनेटेड एज लीडर ऑफ ओप्रेस्ड क्लासेस। तो भीमराव जी को, अंबेडकर साहब को ओप्रेस्ड क्लास का लीडर बना लिया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको निमंत्रण मिला पार्टिसिपेशन का। लेकिन वहाँ पे उन गांधी जी के साथ उनकी क्लैश हो गया। किस चीज़ को लेकर? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित को लेकर। महात्मा गांधी जी ने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और एंड में महात्मा गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ का डिसीजन लिया, हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी। तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड। ब्रिटिशर्स ने तो इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन गांधी जी ने नहीं एक्सेप्ट की और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया। उनको लगा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित है इट वुड स्लो डाउन द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, इसलिए उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया। लेकिन अंत में दोनों का समझौता हो गया। पूना पैक्ट वाज साइंड इन सितंबर 1932 एंड इट गेव रिजर्व सीट्स। किसको रिजर्व सीट मिली? डिप्रेस्ड क्लासेस। कहाँ पे मिली? प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड इट वाज द रिजल्ट ऑफ पूना पैक्ट। तो ये 3 या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कलेक्टिव बिलोंगिंग है क्या। कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि हम सबको बिलोंगिंगनेस होना, कि हम सब एक हैं, वी आर यूनाइटेड, वी आर नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी आर इंडियंस फर्स्ट, वी आर हिंदुस्तानी, वी आर भारतीय। तो ये कैसे आई? ये आई यूनाइटेड स्ट्रगल से। और ये यूनाइटेड स्ट्रगल हमने किसके खिलाफ चलाई? पूरे ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ हमने जो ये स्ट्रगल चलाई, उससे कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। ये कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई? सिंबल ऑफ भारत माता, भारत माता की जय जब हम बोलते हैं, आज ही हमारे रगों में खून खोल उठता है। आज भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, मन हमारा ऊर्जावान हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई? कलेक्टिव बिलोंगिंग आई फिक्शंस। फिक्शंस क्या होती हैं? जो कथाएं जो हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से। इन कथाओं के अंदर हमारे जो योद्धा थे उनके बारे में बच्चों को बताया गया, लोगों को बताया गया। सॉन्ग्स आए, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। कई सॉन्ग्स आए जिन्होंने लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्यार भर दिया। कलेक्टिव बिलोंगिंग आई इनसे, इन सॉन्ग से, इन फिक्शन से। इसके अलावा फोक लोर से भी हमारे मन में देश के प्रति प्यार जागा, नेशनलिज्म फैला और लोगों के अंदर क्या आया? कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो भावना थी वो घर कर गई। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे ढंग से लर्न करना है और स्टडी करना है। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक था इस चैप्टर का जो कि हमने स्टडी किया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। एक और टॉपिक जो है, एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग में, वो है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्या थी? री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में हमारे पूर्वजों का इतिहास हमें पढ़ाया गया। हमें महाभारत के बारे में पता चला, हमें रामायण के बारे में पता चला, हमें महाराणा प्रताप के बारे में पता चला, हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में पता चला, हमारे जितने भी योद्धा हुए हैं, जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं उनके बारे में हमें जाना। हमारी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट किया गया और जब इसको री इंटरप्रेट किया गया तो हमें कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना सब लोगों में आई। तो इस तरह से ये लास्ट टॉपिक था हमारा जो हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन दोस्तों। जल्दी ही आपके सामने मैं आऊँगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर इस टॉपिक के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉड ब्लेस यू ऑल।